everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोसेस स्टेट्स वगैरह क्या होती हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस करा रही हूँ और जिनकी ये क्लास फर्स्ट है, जिन लोगों ने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस नाम से फोल्डर होगा, उसमें आपको अभी तक के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, स्टार्टिंग से एंड तक के, अभी तक के। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और बाकी आज हमारा क्लास नंबर 45 है, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली शेड्यूलिंग का हम यूज करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग यूज इसीलिए करते हैं जब हमारी प्रोसेसेस, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बताया था, न्यू, रेडी, प्रोसेस, वेट एंड ब्लॉक, उसके बाद एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन, एग्जीक्यूट या टर्मिनेट। तो जब हमारी स्टेट रेडी क्यू से प्रोसेस स्टेट में जाकर एग्जीक्यूट होना चाहती है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस एक बार में आती हैं। अब वो कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी, कौन सी प्रोसेस बाद में चलेगी, जो ये सारे डाउट्स होते हैं, वो डाउट हमारा दूर होता है इन एल्गोरिथम की मदद से। अब ये एल्गोरिथम्स क्या होती है? पहली एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं FCFS। क्या पढ़ते हैं हम लोग? FCFS। FCFS का मतलब हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी FCFS एल्गोरिथम ये कहती है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, इसका फंडा सीधा सा है कि जो पहले आएगा उसको ही हम लोग एग्जीक्यूशन देंगे, उसको ही हम अपनी प्रोसेस देंगे, उसको ही हम एक तरह से सीपीयू देंगे। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इनका फंडा सीधा से ये है कि जो पहले आएगा वह पहले पाएगा, चाहे अब उसके सीपीयू को एग्जीक्यूशन में चाहे वो 10 मिनट लग रहे हो या आधा घंटा लग रहा हो या 1 सेकंड लग रहा हो, लेकिन जो प्रोसेस पहले आएगी पहले ही इसको पूरी तरह एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट ये बाकी की प्रोसेसेस को देखेगा। तो मैंने पहले से एक टेबल बना के रखी है जिससे कि बाद में मुझे ड्रॉ ना करनी पड़े। तो टेबल के अंदर की जो वैल्यूज होंगी वो हम अभी देंगे। पेपर में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, इस टेबल से आ सकता है, चार्ट से आ सकता है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ड्रॉ करेंगे। साथ में पेपर में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं बताती रहूंगी। देखिए भाई, पहला है प्रोसेस नंबर, यानी हम कितनी प्रोसेसेस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 प्रोसेसेस मान लेती हूँ, P1, P2, P3 और P4। मैंने ये 4 प्रोसेस मानी। अब इनका अराइवल टाइम मुझे कुछ मानना है कि कौन सी प्रोसेस कब चलेगी। मान के चलती हूँ P1 का अराइवल टाइम है 0, भाई 0 पर ही स्टार्ट हो जाएगी, तो P1 का मैंने 0 मान लिया। P2 को मैंने मान लिया 2, P3 को मैंने मान लिया वापस से 2 और P4 को मैंने मान लिया 4। कोई डाउट? आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, मैंने ये मान लिया। अब आता है सेकंड पॉइंट, ब्रस्ट टाइम। क्या आता है? ब्रस्ट टाइम। तो ब्रस्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोला जाए ब्रस्ट टाइम क्या होता है या एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, यानी उस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा। एग्जाम में आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने अपनी साइड से भी मान ली है। मान लिया कि P1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है 2 सेकंड में, P2 हमारा एग्जीक्यूट होता है 4 में, P3 होता है 5 में और P4 होता है सपोज वापस से 4 में। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी मान सकते हो। मान लो P2 ये मेरा 6 में एग्जीक्यूट होता है, ये मेरा 5 में एग्जीक्यूट होता है। मैंने ये इसीलिए नंबर आगे पीछे बड़े छोटे इसलिए लिए हैं कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कोई भी प्रोसेस का कितना भी एग्जीक्यूट टाइम हो सकता है जो P4 बाद में है वो कम पहले एग्जीक्यूट हो रही है और P3 बाद में एग्जीक्यूट हो रही है। क्या मतलब कहने का है, चलिए हम लोग चार्ट बना के समझते हैं। तो एक चार्ट देख लेते हैं। ये FCFS आई होप सो समझ में आ गया होगा। बाकी की जो टेबल है हम बाद में भरेंगे।
बाद में फिल करेंगे। पहले हम लोग अपना एक चार्ट बना लेते हैं, ये इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अराइवल टाइम, कोई भी प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकती है? 0 से। तो कोई भी प्रोसेस सबसे पहले वो स्टार्ट होगी 0 से, तो हमने 0 ही लिया है क्योंकि स्टार्ट ही वो 0 से होती है। जब वो हमारी रेडी क्यू में है भाई, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आप इन सब में देखिए कि 0 से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है? P1, तो P1 लिख लिया, P1। अब ये प्रोसेस हमारी कब तक चलेगी? इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 2। तो ये हमारी 2 तक P1 चलेगी। इस बीच में कोई भी नहीं आएगा क्योंकि हमारी एल्गोरिथम क्या है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो भाई 0 पहले आया, 0 पर 0 अराइव हुआ, अब 0 पर हमारी P1 प्रोसेस है, 2 सेकंड, ये सेकंड्स में माना है मैंने टाइम, 2 सेकंड तक P1 ही चलेगा, ठीक है। अब कौन सी प्रोसेस है? P2। P2 का अराइवल टाइम क्या है? 2 है। तो ऑलरेडी जैसे ही 2 सेकंड आए तो P2 ऑलरेडी हमारे रेडी क्यू में आ चुकी है। जैसे ही 2 नंबर आया, P2 हमारी रेडी क्यू में ऑलरेडी आ चुकी है, तो P2 यहां पे अराइज हो गई, P2 यहां पे अराइज हो गया, P2 यहां पे अराइज हो गया, ठीक है। अब P2 का एग्जीक्यूशन टाइम यानी ब्रस्ट टाइम कितना है? 4, यानी 4 सेकंड तक सिर्फ P2 चलेगा, 4 सेकंड तक सिर्फ P2 चलेगा। तो अब बात आती है, अब आपको क्या करना है? जब 4 सेकंड तक P2 चलेगा और पहले 2 तक तो ऑलरेडी चल चुका है, तो 2 + 4 कितना हो गया? 6। तो यहां तक आते आते कितने सेकंड हो गए? 6 सेकंड। कैसे? क्योंकि 2 तो ये ऑलरेडी चल चुका है और चलना कितना था इसको? 4। तो 2 + 4 6। बात समझ में आई? अब कौन सी प्रोसेस है? P3। तो P3 का अराइवल टाइम कितना है? 2। तो भाई जब P2 आएगा तो P2 ऑलरेडी हमारे रेडी क्यू में है। कैसे? P3 का अराइवल टाइम कितना है? 2। तो P3 ऑलरेडी यहां पर अराइव हो चुकी है। जब P1 खत्म हुआ है तब P3 भी अराइव हो चुकी है, क्योंकि इसका हमारा अराइवल टाइम कितना है? 2। तो अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 6। तो 6 एग्जीक्यूशन, यानी ये 6 सेकंड में एग्जीक्यूट होगी। लेकिन 6 सेकंड किस तरीके से? यहाँ पे 6 है तो 6 + 6 कितना हुआ? 12। तो 6, ये वाला 6 प्लस ये वाला 6 कितना हुआ? 12। अब बात आती है, अब कौन सी प्रोसेस है? P4, ठीक है। अब P4 का अराइवल टाइम कितना है भाई? 4 है। तो 4 कहां आएगा? इन 2 और 6 के बीच में, ये कहीं ऑलरेडी इधर P4 अराइज हो चुकी है, हमें अलग से अराइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अराइज हो चुकी है, ऑलरेडी अराइव हो गई है। तो अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 5। तो ये एग्जीक्यूट कब हो रही है भाई? 12 ऑलरेडी यहाँ पे कहीं बीच में एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 12 है, तो 12 + 5 कितना हुआ? 17। 12 + 5 कितना हुआ भाई? 17। 12 अलग से ऐसे नीचे लिख दिया जिससे कि आपको ऐसे समझ में आए। अब पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। कोई पूछे, एग्जाम में पूछे कि भाई ये टाइम दिया हुआ है, अब इन सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा? ये टाइम मैंने सेकंड्स में माना है। आपको सेकंड या आपको मिनट हो तो मिनट में दिया जाएगा टाइम, वो तो डिपेंड करता है, सेम ही आता है। जितने मिनट में दिया जाएगा तो मिनट आएगा, सेकंड में दिया जाएगा तो सेकंड में आएगा। तो पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इस तरीके का आएगा एग्जाम में, और पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस भी कराऊंगी, डोंट वरी, उसकी आप फिक्र मत करें। जो चीज मैंने बोली गई है वो मैं कराऊंगी जरूर, लेट हो सकती है पर छोड़ूंगी कुछ भी नहीं, जो बोला एटलीस्ट वो तो कराऊंगी। अब क्वेश्चन क्या कहा मैंने, क्वेश्चन कौन सा पूछा था, साथ के साथ क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो साथ के साथ ये चीजें, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में एटलीस्ट ये चीजें एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन इस तरीके के आते ही हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन शेड्यूलिंग से ही आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आए और शेड्यूलिंग का एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं गारंटी ले रही हूँ 100% की। बोलिए नहीं आएगा एग्जाम में,
केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जब भी परमानेंट वैकेंसी आएंगी और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन किसी भी, मैंने ये नहीं कहा एफसीएफएस, किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से एक भी क्वेश्चन ना आए, मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां दे देना, बोल देना उल्टा सीधा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%। तो इतना तो इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, इसीलिए सीरियसली पढ़ लो। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई एफसीएफएस में हमारा अराइवल टाइम ये था, एग्जीक्यूशन या ब्रस्ट टाइम, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, बता साथ में इसलिए दे रही हूँ कि कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रस्ट टाइम दिया हुआ है या एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, ये प्रोसेस 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5, मैंने 4 लेके दे दिया। अब पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा यही पूछेगा कि ये चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में समय कितना लगा, या ब्रस्ट होने में, सारी प्रोसेस ब्रस्ट होने में, टर्मिनेट होने में समय कितना लगा, 17 सेकेंड। 17, समझ में आया? चारों प्रोसेस 17 में एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहला क्वेश्चन सही, समझ में आया? और आपको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, तभी सही कर पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और एक और चीज, कंफ्यूज कहाँ होते हैं देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने माना है, ये 2 माना है, मैं इस पे कुछ बड़ा अमाउंट भी मान सकती हूँ, मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, मैं ये कंफ्यूज करने के लिए दे रही हूँ। अराइवल टाइम 7 है और एग्जीक्यूट टाइम 6 है। अब देखो, यहां तक बात हो गई थी हमारी। अभी एक और मैं एग्जाम्पल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जाए आप अब मैंने टाइम चेंज करा है, टाइम चेंज इसलिए करा है क्योंकि गलती जो करोगे वही, और गलती ये सब करते, मैं भी करती हूँ, तो इसीलिए जो गलती करते हो वही बता रही हूँ। कि अब यहां तक बात हो गई थी कि ये हमारा यहां तक तो सेम था, आज पता नहीं पेन्स में क्या हो गया है, इंक भरनी पड़ेगी। चलो 2 + 4, ये यहां तक समझ में आ गया था। अब देखो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो P3 एग्जीक्यूट होगा, P3। अब देखो P3 एग्जीक्यूट होगा, जल्दी मत करना, पहले यहाँ का अराइवल टाइम देख लो कितना है, 7, और यहाँ पे अराइवल टाइम कितना है, 6। ये तो 6 पे अराइव हो रहा है, 1 सेकेंड कहाँ गया, लेकिन हमें तो 7 पर अराइव करना है, ये तो 6 है, तो 1 सेकेंड क्या करेगा, ये यहाँ पे वेट करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, 1 सेकेंड का गैप करेगा। अब यहाँ पे 6 + 1 7 आ गया, समझ में आया? जब तक यहाँ पे 2 था तो 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी अराइव हो चुका था, जब अराइव ऑलरेडी नहीं हो तो वो वेट करेगा ऐसे, और फिर 7, 1 सेकेंड का 6 + 1 7। अब देखो, अब कौन आएगा, अब आएगा P3, 7 पे अराइव हुआ है, कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा, 6 पे, 6 पे एग्जीक्यूट होना है, तो 6 + 6 12, समझ में आया? अब आया P4, P4 कितनी पे अराइव हो रहा है भाई, 4 पे, P4 कितने पे अराइव हो रहा है, 4 पे। अब आप इसको भी सपोज मान के चलो, मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको मान लिया 12 पे, ठीक है, या इसको अगर 13 पे मेरे को अराइव कराना है, मैं तो एग्जांपल बड़ी से बड़ा लूंगी, और ये एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा 14 पे, ठीक है, मान लो 13 पे, तो यहाँ पर तो P अभी 12 है, अब P4 कैसे अराइव होगा, P4 अगेन क्या करेगा, वेट, ये वाली कंडीशन कंफ्यूज होते हैं, 1 सेकेंड का वेट करेगा, अब 1 सेकेंड के बाद क्या है, 13, अब P4 अराइव होगा, ठीक है ना, अब P4 अराइव होगा, अब P4 अराइव होगा, और P4 कितने सेकंड में जा रहा है, 14, तो प्लस, हाँ एक चीज गड़बड़ हो गई थी, क्या गड़बड़ हो गई थी दिखाते हैं, चलो यहां से दोबारा से करेंगे। ये 6 में अराइव हो रहा था और ये 7 मैंने मान लिया था, ये 7 1 सेकंड का गैप करके ये 7 मैंने मान लिया था, तो ये 7 आ गया अराइव। अब यहाँ पे P3 एग्जीक्यूट होगा, तो देखो भाई 7, ये 7 में जुड़ेगा, 7 + 6 13, तो ये 13। अब अगर ये 14 होता तो 1 सेकेंड का फिर गैप करता, लेकिन यहाँ पे 13 ही है, तो 13 में अराइव हो गया P4। एग्जीक्यूट कितने में हो रहा है, 14 में, तो 14 + 13 कितना हुआ, 14 + 13 कितना हुआ, 27। तो अब अगर पूछा जाए कि पूरी प्रोसेस कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रही है, तो 27 सेकंड। कंफ्यूजन नहीं होना है, देखो मैं भी खुद कंफ्यूज हो गई थी,
अगर यहाँ पे आपको अराइवल टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वेट करोगे, जैसे इधर वेट किया। समझ में आया? चलो अब कंप्लीशन टाइम फिल कर लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो कंप्लीशन टाइम का मतलब वो प्रोसेस कितनी देर में खत्म हुई है। तो देखो भाई P1 कितनी देर में खत्म हुई, एग्जीक्यूट हुई 2 में। P1 कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है, 2 में, 2 में। P2 6 में, P3 7 में, 13 में। P3 यहाँ पे है ना एग्जीक्यूट हो रही है तो 13 में। P4 27। समझ में आया? अब TAT कंप्लीशन टाइम का मतलब हो गया उसका फाइनल एग्जीक्यूशन टाइम। और अगर ये सिर्फ P1 के लिए पूछा जाए कि P1 कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रही है, 2 में, P2 6 में, P3 13 में और P4 27 में। P1 2, P2 6, P3 13 और P4 27। और फाइनल सारी प्रोसेस कितने में एग्जीक्यूट हो रही है, 27 सेकेंड। समझ में आया? अब आता है TAT यानी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का को कैसे निकालते हैं, जो कंप्लीशन टाइम आता है उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। तो भाई देखिए पहले में प्रोसेस 1 में कंप्लीशन टाइम कितना था, 2, अराइवल टाइम 0, तो कितना आया TAT टर्न अराउंड टाइम 2। P2 में हमारा कंप्लीशन टाइम कितना था, 6 और अराइवल टाइम कितना है, 2, तो 6 में से 2 माइनस करो कितना बचा, 4। प्रोसेस 13 में कंप्लीशन टाइम कितना है, 13, 13 में से 7 माइनस करो कितना बचेगा, 13 में से 7 माइनस करे कितने बचे, 6। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम P4 की बात करें तो P4 में हमारा क्या है, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14। अब सिमिलरली वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम में टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर दो, तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 2, और ब्रस्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम, तो 2 - 2 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0 और 14 - 14 0। तो ये तो एक आइडियल स्टेट हो गई भाई, किसी को कोई वेट नहीं करना पड़ा। और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, देखिए ये जो FCFS होता है वो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब, नॉन प्रिमिटिव में भी हमने पढ़ा था कि किसी को कोई वेट नहीं करना पड़ा, जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है। ठीक है। अब देखिए मतलब TAT में से बर्स्ट टाइम जो भी आ रहा है वो 0 0। अब आता है तो रेस्पॉन्स टाइम का मतलब हो गया कि अराइव कितने में आ रही है, उसको रेस्पॉन्स कितने में मिल रहा है। देखिए भाई अराइवल ये कितने में आ रहा है, 0 में, और रेस्पॉन्स कितने में मिला, 0 में, तो 0 - 0 0। अगर P2 की बात की जाए तो अराइव कितने में आ रही है, 2 में, और रेस्पॉन्स कितने में मिल रहा है, 2 में, तो 0। अगर P3 की बात कितने की जाए तो अराइव कितने में आ रही है, 7 में, रेस्पॉन्स कितने में मिल रहा है, 7 में, तो 0। और P4 में अराइव कितने में आ रही है, 13 में, रेस्पॉन्स कितने में मिल रहा है, 13 में, तो 0। समझ में आया? यही अगर बात की जाती, मैं टेबल थोड़ी सी चेंज करके दिखाऊं आपको, यही अगर बात की जाती कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेबल को भी हम चेंज करेंगे जिससे कि आपके दिमाग के कंफ्यूजन दूर हो। अब मैं वैल्यूज दूसरी मान के चलती हूँ, ये आपको ये टेबल समझ में आई किस तरीके से निकालते हैं। अभी वैल्यूज दूसरी निकाल के चलते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो। मैंने 3 ही प्रोसेस मांगी है जिससे कि जल्दी हो जाए। ये आई थिंक आपको टेबल समझ में आया होगा हमें क्या क्या निकालना होता है। अब मैं ये 0 मान लो, प्रोसेस एग्जीक्यूशन ये 2, ये मैंने 3 ही मान लिए, ठीक है। और फिर वापस से ये मैं मान लेती हूँ, ये 2 मान लिया, इसके एग्जीक्यूशन में 5 समय लग रहा है, और ये मैंने मान लिया सपोज 6 मान लिया, और इसके एग्जीक्यूशन में लग रहा है मुझे समय 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 P1 अराइज हुआ, P1 को अराइज हुआ। अब क्या है हमारा एग्जीक्यूशन में कितना समय लग रहा है, 3 सेकेंड। अब P2 क्योंकि FCFS है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब यहाँ पे P2 ऑलरेडी 3 और 0 के बीच में 2 कहीं ना कहीं P2 ऑलरेडी हमारी रेडी क्यू में आ चुका है, अराइज हो चुका है। अब अराइज हो चुका है तो कितने समय में ये एग्जीक्यूट होगा, 5 समय में, 5 सेकेंड में। तो 5 + 3 कितना हुआ, 8, 5 + 3 8, ठीक है। अब आ गया हमारा P3, तो P3 कब अराइज हुआ, 6 में, यानी 3 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं ऑलरेडी अराइज हो चुका है।
जब ऑलरेडी जब ये नंबर इससे बड़ा हो, शॉर्ट के तरीके से याद करो, बाई चांस ये फॉर एग्जाम्पल 9 होता और तो 9 तो 8 के बाद है ना, तो यहाँ पे ये 1 सेकंड का कहीं ना कहीं गैप करता। 10 होता तो ये 2 सेकंड का गैप करता, लेकिन ये क्या है 6 है, तो 3 और 8 के बीच में ये ऑलरेडी रेडी क्यू में ये आ चुका है, यानी ऑलरेडी अराइज हो चुका है। कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा? 10 में। तो 8 + 10 इज 18। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो रहा है? 18 सेकेंड्स में। 18 सेकेंड में ये सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको सेम टाइम ना मिले, आपको अंतर समझ में आए। अब देखिए कंप्लीशन टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 3, P2 का 8, P3 का 18। समझ में आया? अब देखिए टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 3 - 0 इज 3, 8 - 2 इज 6, 18 - 6 CT - 80, CT यानी कंप्लीशन टाइम 18 और अराइवल टाइम इज 6, 18 में से 6 गए 12। ठीक है, अब आता है वेटिंग टाइम, कितना वेट करना पड़ा। तो देखो भाई, वेटिंग टाइम मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम। तो 3 - 3, P1 को 0, P2 को 1 सेकेंड, 6 - 5 इज 1, 12 - 10 इज 2। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वेटिंग टाइम का, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ठीक है, अब बात आती है रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम मतलब जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू ये हमारा अराइवल इतने में हो रहा है और उसको रेस्पॉन्स कितने में मिला है। देखो 0 - 0 इज 0, P2 कितने में अराइव हुआ? 2 में, लेकिन उसको रेस्पॉन्स कितने में मिला? 3 में। तो 3 - 2 इज 1। सिमिलरली P3 अराइव कितने में हुआ? 8 में, लेकिन अराइव कितने में होना था? 6 में। तो 8 - 6 इज 2। और आप एक चीज याद रख सकते हैं, अभी पहले पुराने वाले चार्ट में 0 0 0 आ रहा था क्योंकि मैंने सारे टाइम सेम लिए हुए थे, सबको एक आइडियल कंडीशन में माना हुआ था। यहाँ पे वैल्यूज अलग आ रही हैं। और एक चीज याद रखिएगा, नॉन प्रिमिटिव के केस में FCFS एक नॉन प्रिमिटिव है, यानी जो नॉन प्रिमिटिव में भी यही होता है कि सीपीयू कहीं भी उसे वेट नहीं करना, जो पहले आएगा उससे पहले रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अब देखिए जो नॉन प्रिमिटिव का केस उसमें होता है, उसमें वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम बराबर होता है। इस वाले FCFS में रेस्पॉन्स टाइम से क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको एक बता दिया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक तो ये पूछा जाता है आपसे फाइनली कि सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने में कितना समय लगा? 18 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन की जो हमारा टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम था वो कितना है? तो भाई देखिए एवरेज, हमारा एवरेज TAT कितना है? तो 3 + 6 + 12 डिवाइडेड बाई कितनी प्रोसेस है? 3। तो भाई कितना हो गया? 9, 12 + 3, इनको अगर ऐड करा जाए तो 12 + 6 ये कितना हो गया? 21। आई थिंक यही हुआ है। तो 12 + 6 इज 18, 18 + 3 इज 21, 21 में 3 का डिवाइडेड 7। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? 7। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने में कितना समय लगा ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो अभी तक मैंने एग्जाम में देख चुकी हूँ कि तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, ये एवरेज वेटिंग टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चन ये वेटिंग टाइम से ही पूछ लेता है। एवरेज वेटिंग टाइम कितना है? 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड का एवरेज वेट करा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा FCFS से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक बार आप खुद से पेन कॉपी उठाइए और खुद से अपने अराउंड ये मान के चलिए, आइडियल कंडीशन में, नॉन आइडियल कंडीशन में, सब तरीके से आप अपनी वैल्यूज मान के सॉल्व करके देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी बाकी जो एल्गोरिथम्स है FCFS के अलावा और शॉर्ट कम, फर्स्ट सर्व या फिर राउंड रोबिन, जो भी हमारी बाकी एल्गोरिथम्स है वो हम आज ही करेंगे। मैंने वीडियोस अलग अलग इसलिए बना रही हूँ, मैं ये वीडियोस आपके लेक्चर्स अलग अलग एल्गोरिथम वाइज इसीलिए बना रही हूँ जिससे कि आपको जो एल्गोरिथम्स आप भूले वही रिवाइज आपको करने में आसानी हो। कराने को मैं एक ही में करा सकती हूँ, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा कि आपको सारी एक बार में करनी है, तो मैं बनाऊंगी आज और कल दोनों में ये एल्गोरिथम्स खत्म कर दूंगी।
तो सारी वीडियोस एल्गोरिथम्स वाइज अलग अलग होंगी, जिससे कि आपको एक बार में एक समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। जब चीजें हमारे पास शॉर्ट होती है तो हम जल्दी कर लेती हैं, और बहुत सारा बर्डन होता है तो हमें भी करने में आलस आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, एक लाइक जरूर कर दिया करिए भाई, एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मोटिवेशन चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में आपके लिए सही से इसी तरीके से मेहनत करती रहूं आगे भी। और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट जो एल्गोरिथम्स है उसे देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।